नमस्कार दोस्तों। और ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर से छात्रों का, क्योंकि छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि वो मेहनत करके कंटेंट तो याद कर लेते हैं, सब चीजें समझ भी लेते हैं, लेकिन एक समस्या फिर भी रह जाती है, क्योंकि परीक्षा क्वालिफाई नहीं होती। तो जनरली जब आप किसी परीक्षा को टारगेट करते हैं, चाहे एपीओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएसजे की परीक्षा हो, ऐसी परीक्षाओं को जब आप टारगेट करते हैं तो उसमें परीक्षाओं का जो क्रम है वो प्री है, मेंस है और इंटरव्यू। मेंस का जो रोल है ना, वही आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया है, कंटेंट आप अच्छा दे पाते हैं, तो आपको मेंस में इतना नंबर मिल जाएगा कि इंटरव्यू में बहुत कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो एक सामान्य नंबर भी अगर आप पाते हैं इंटरव्यू में, तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। और मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें ये बताने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन के जमाने में एमसीक्यू तो बहुत लोग सॉल्व करा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से आप एमसीक्यू कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस केवल आपको प्री में ही मदद नहीं करती, ये आपको मेंस में भी मदद करती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तब आपकी कमियों का एहसास होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। चलिए, एक टेस्ट मैंने लिया था और उस टेस्ट की मैं एक बच्चे की कॉपी दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिएगा, मैं हर चीज पढ़ूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा कि क्या उसमें कैसा लिखा हुआ है, और आप अपने आंसर राइटिंग से उसको तुलना करिएगा। तो ये टेस्ट की कॉपी है, ये कोई नोट्स नहीं, देखने में भले आपको लग रहा होगा। ये देखिए, समरी ट्रायल पर पहला प्रश्न है। ये समरी ट्रायल पर लिखा हुआ एक इंट्रोडक्शन हो गया समरी ट्रायल का। तो भाई चैप्टर नंबर 22 में समरी ट्रायल है, और सेक्शन 283 से लेकर 288 तक बीएनएसएस के ये समरी ट्रायल से संबंधित प्रोविजन है। किसी मामले को जल्दी से निपटा लेने की प्रक्रिया जो है, इसी उद्देश्य से कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड न होने पाए, तो इस वजह से जो है ये जल्दी से मामले को, छोटे मोटे मामलों को निपटाने की प्रक्रिया है ना। ये लिखा भी है, उसमें एक केस भी इन्होंने डाल दिया है, हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इन्होंने लिख दिया है, जिसमें कहा गया था कि शीघ्र परीक्षण जो होता है, स्पीडी ट्रायल व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने दिया है। फिर उसके बाद ये बताया है कि कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि समरी ट्रायल हो सकता है। सारे मामलों को तो होगा नहीं, तो केवल उन्हीं मामलों का होगा जो 283 के क्लास नंबर 1 में बताए गए। तो ये सारे मामले इन्होंने गिना दिए हैं। देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया हैंड राइटिंग है, और लिखने का तरीका भी बहुत प्रॉपर है। फिर उसके बाद एक चीज और है कि कौन कंपिटेंट है समरी ट्रायल करने के लिए, ये भी तो आप समझे होंगे ना। तो कौन कंपिटेंट है समरी ट्रायल करने के लिए? हाँ, तो इसके लिए एक उन्होंने अभी तो हमको दिखा तो नहीं, लेकिन आप जानते ही हैं कि समरी ट्रायल करने के लिए कंपिटेंट जो होता है वो सीजेएम है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। अब 284 तो ये कहता है कि अगर कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो वो भी समरी ट्रायल कर सकता है, ठीक है ना, अगर हाई कोर्ट ने इसे स्पेशली अथराइज कर दिया है। किन मामलों में? ये प्री का भी प्रश्न हो जाता है कि ऐसे मामले जो 6 महीने से अधिक के इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, ऐसे मामले वो जो केवल फाइन से पनिशेबल है या दोनों से पनिशेबल है, या ऐसे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट है या अबेटमेंट है, तो वो ऑफेंस जो होते हैं उनका समरी ट्रायल कर सकता है कौन? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। और बाकी इन दोनों के लिए ही वो ऊपर वाला था 283 के क्लास नंबर 1 में, कि ये लोग जो हैं वो समरी ट्रायल इन सारे ऑफेंसेस का कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने बता दी है। तो ये क्वेश्चन इनका पूरा हुआ, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाएं या कुछ करें तो इसमें यह भी बता दीजिएगा कि अगर कोई कंपिटेंट मजिस्ट्रेट नहीं है और वो समरी ट्रायल करता है तो वो प्रोसीडिंग विसिएट हो जाती है, यानी कार्यवाही दूषित हो जाती है, ठीक है। तो इफेक्ट भी लिख लीजिएगा कि अगर कंपिटेंट मजिस्ट्रेट नहीं है तो क्या होगा। उसके अलावा एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में क्या लिख देना है? प्रोसीजर में आपको 2 बातें लिखनी है कि इसमें प्रोसीजर वही अपनाई जाती है जो समन ट्रायल में अपनाई जाती है, ठीक है ना। समन ट्रायल में जो प्रोसीजर अपनाई जाती है वही प्रोसीजर होगी। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 3 मंथ्स से ज्यादा पनिशमेंट इसमें दिया नहीं जा सकता। ये जरूरी चीज थी, प्री के लिए भी जरूरी है और मेंस में तो आपको लिखना ही। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। देखिए कितना बढ़िया फ्रेमिंग की गई है, राइटिंग भी अच्छी है। और आप देखिए ना, आप लोग जब प्लेन पेपर पर लिखते होंगे तो ये लाइन जो है ना, बिना लाइन खींचे भी एकदम सीधा है, जबकि अब
आप लिखेंगे तो देखिए ज्यादातर लोगों के ऐसे तिरछे हो जाते हैं, कभी यहां से चले गए, कभी उधर वाली लाइन इधर हो गई। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां पैराग्राफ चेंज करिए, जहां जरूरत हो वहां अंडरलाइन करिए। देखिए इन्होंने 20,000 रुपए को इंपॉर्टेंट समझा तो 20,000 रुपए पर अंडरलाइन करिए। तो जहां इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिखे वहां इसको अंडरलाइन करिए। इन सब चीजों का ध्यान करिए। मैं इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा समय इसमें ना जाए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज से संबंधित प्रोविजन पर एक प्रश्न था। ये सब टेस्ट की कॉपी है, ऐसा नहीं कि बड़ा आराम से व्यक्ति को समय मिला। और इस कॉपी को लिखने में उतना ही समय मैंने दिया था और उतने ही समय में ये लिखी गई है जितने समय में आपको चाहे पीसीएस हो चाहे एपीयू की परीक्षा में मेंस में जितना समय आपको मिलता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत है। आपको लगा होगा कि कुछ चीजें उसमें और मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन समय भी तो नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज आप जानते ही हैं कि बीएनएसएस के सेक्शन 241 से शुरुआत हो रही है। रूल यहीं पर है और उसके कुछ आगे एक्सेप्शन भी होंगे। तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, तो जनरल रूल ये होता है कि हर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस के लिए सेपरेट ट्रायल होगा और सेपरेट चार्ज फ्रेम किया जाए। ये हम जनरल रूल पढ़ते हैं, लेकिन और उसके लिए एग्जाम्पल भी उस धारा में दिया गया है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन इस रूल के क्या है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, अगर उसी का प्रोविजो है ना, जो आपने अभी धारा 241 देखा था ना, उसी का प्रोविजो है। फिर 5 ऑफेंसेस, पहले 3 ऑफेंसेस हुआ करते थे, 5 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन 1 ईयर। एक साल में अगर 5 से अधिक ऑफेंसेस किए जाते हैं, सेक्शन 242 कहता है। तो इस तरीके से मैं पढ़ तो नहीं सकता सारी चीजें, तो ये सारी चीजें सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस को भी डिस्कस किया गया है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑफेंस सेम काइंड होना चाहिए, विद इन ए ईयर होना चाहिए, और क्या कहते हैं 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस क्या है ये सब भी इन्होंने बताया है। तो ये एक और एक्सेप्शन है। फिर एक्सेप्शन है 243 के अंतर्गत। 243 के अंतर्गत बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। फिर उसके बाद ये भी ऑफेंस एक्सेप्शन है, फिर ये भी एक्सेप्शन है। देखिए सारे एक्सेप्शन इन्होंने गिना दिए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। आपको याद होगा चार्ज चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट में इसका क्वेश्चन बनता है, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, यानी आरोपों का संयोजन कब हो सकता है, उसी पर यह प्रश्न था। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। समय मैंने कम दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पार्डन टू एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यानी सह अपराधी को क्षमादान के संबंध में प्रोविजन है, ठीक है। तो ये सेक्शन 343 जो बीएनएसएस का है ना, वो एकम्प्लिस को पार्डन करने के संबंध में प्रोविजन बताती है। पहले एकम्प्लिस क्या होता है ये जान लेना जरूरी है। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आना चाहिए, क्योंकि एकम्प्लिस की अगर पार्डन की बात हम लोग कर रहे हैं तो एकम्प्लिस है कौन ये भी तो जान लें। तो इससे संबंधित प्रोविजन आप देखेंगे बीएसए में, बीएसए का सेक्शन 138 जो है वो बताता है कि एकम्प्लिस भी कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। और इसी तरीके से एकम्प्लिस के बारे में सेक्शन 119 बीएसए का ही सेक्शन 119 का एग्जाम्पल नंबर बी ये कहता है कि एकम्प्लिस जो होता है वो भरोसे का आदमी नहीं होता है। तो एकम्प्लिस से संबंधित और भी प्रोविजन है। तो हु इज एकम्प्लिस ये बता दिया इन्होंने। ऑब्जेक्ट पार्डन का क्या होता है ये बता दिया, कि कौन पार्डन कर सकता है ये भी बता दिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट सब पार्डन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के किसी भी स्टेज पर कर सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पर कर सकता है। कम्यूटल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट कब कर सकता है, आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द केस बिफोर जजमेंट, से पहले कभी भी कर सकता है। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज पर आपका ध्यान जाएगा कि कितनी बारीकी से चीजें लिखी गई, आपका ध्यान इस पर तब जाएगा। वैसे तो देख के कॉपी लगेगा हाँ ठीक ही है, लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लिखना है तो केवल इंक्वायरी और ट्रायल लिखेंगे। इनको हम इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन तीनों स्टेज लिखेंगे। इनका मनमाना तो है नहीं, सबका अपना फिक्स समय है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगाएगा कि सब जो कुछ पता है वो तुम बताओ। कौन से केसेस में पार्डन किया जा सकता है, इन्होंने अलग से हेडिंग बना के, देखिए कितना बढ़िया है। हेडिंग बनाया, उसको अंडरलाइन किया, फिर उसके बाद बातें हमने लिखने शुरू कर दी, तो वो बता दिया। फिर ऑब्लिगेशन क्या है,
जिस पर्सन को पार्डन किया जाता है, ये भी इन्होंने पॉइंट बना के बता दिया। हर बात, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि एक पैराग्राफ में इन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी। हर जरूरी बात के लिए एक पॉइंट बनाया गया है और इस तरीके से। और तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये साबित तो कर ही सकता है 345 के अंतर्गत कि इन्होंने कंडीशन को ब्रीच किया है। तो अब इस तरीके से फिर जब अगर ये साबित हो जाएगा तो इसके ये इफेक्ट होंगे, फिर से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए कार्रवाई हो सकती है, अदर एविडेंस के लिए कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए पार्डन मिला था वो कार्रवाई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, ये भी बताया है कि ज्वाइंटली ट्रायल नहीं होगा, है ना। फॉल्स एविडेंस देने के लिए कार्यवाही हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं चलेगी। तो एक एक चीज, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है जो फालतू में लिखी गई है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए पता चला होगा। तो आप जब वीडियो देखिएगा और आपको लगेगा कि मुझे अच्छे से पढ़ पढ़ के देखना चाहिए, तो आप स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिएगा और इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो और इसी वजह से मैं जब भी करता हूं तो मैं चाहता हूं कि बच्चे आंसर राइटिंग करें। भले ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हम लोगों की, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि अधिकतम मेंस आंसर राइटिंग कराएं, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों का कमजोर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, प्ली बार्गेनिंग पर एक क्वेश्चन दिया गया था। प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 289 से लेकर 300 तक चलेगा बीएनएसएस के, लिखा भी है यहां पर। अब देखिए, इस प्ली बार्गेनिंग क्या होता है और कैसे आया, जस्टिस मलिमथ कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। इस पर केस भी इन्होंने बता दिया प्ली बार्गेनिंग के संबंध में। इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये भी बता दिया। पॉइंट डाल के सारी चीजें हो रही है, ये नहीं कि एक ही पैरा में। फिर उसके बाद इन विच मैटर प्ली बार्गेनिंग में अप्लाई, कौन से मामलों में हो सकता है प्ली बार्गेनिंग, कौन से मामलों में नहीं हो सकता प्ली बार्गेनिंग, सब रेट देखा है। और एक एक चीज पर पॉइंट। और जब कोई व्यक्ति पॉइंट बना के लिखता है तो पता चलता है कि उसका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर है और उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। क्योंकि जब भी हमारी बात एकदम क्लियर, हम किसी पॉइंट पर नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उसको हम पैराग्राफ में एक ही बात में ठूस डालते हैं, कि ताकि हमारी बात कोई पढ़ के सब समझ ना जाए। और पॉइंट में लिखने का मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और उस पर हम कॉन्फिडेंट भी हैं। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ठीक है ना। एप्लीकेशन कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, कौन देगा, ये सब चीजें स्पष्ट की गई हैं। कंटेंट्स क्या होंगे एप्लीकेशन के, ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, सब चीजें हैं उसमें। नोटिस फिर दी जाएगी पार्टी को, प्रोसीजर का होगा प्ली बार्गेनिंग का, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्ली बार्गेनिंग में, रिपोर्ट बनेगी प्ली बार्गेनिंग की, है ना। फिर उसके बाद डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल में किसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, अपील होगी कि नहीं होगी, है ना। देख रहे हैं ना, सब चीजें हैं इसमें। मैं सारी चीजें दिखा नहीं सकता इस लिमिटेड टाइम के भीतर, सब चीजें हैं और बहुत स्पष्ट लाइन में की गई है। बेटा इंप्रेसिव है आपका आंसर राइटिंग, बहुत बढ़िया है। जिस बच्चे की भी कॉपी है, अगर वो अपनी हैंड राइटिंग देख रहा है, बहुत बेहतरीन आपकी हैंड राइटिंग ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट और आंसर फ्रेमिंग भी है। और लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जिसका मैं बार बार कहता हूं, कि टाइम मैनेजमेंट करिए। और ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया इसमें। इतना बढ़िया देख के लग रहा है, और इतना बढ़िया अगर आप जाके मेंस में लिखेंगे ना, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा एक प्रश्न छूट गया। हमने जितने प्रश्न दिए थे निर्धारित समय के भीतर, एक प्रश्न छूट गया, इस वजह से इतनी चीजें अच्छी हो पाई। थोड़ा सा अगर एक प्रश्न कर दिया गया होता तो नंबर और अच्छा आ गया, ठीक है। तो आप लोग भी इस बात का बखूबी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि प्री निकल जाएगा तो हम मेंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। मेंस की प्रैक्टिस प्री के पहले ही होती है, और जिसने मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग कर ली, उसका प्री रुकता भी नहीं। तो आप चाहे इससे मेरा आदेश समझिए, चाहे निवेदन समझिए, सलाह समझिए, लेकिन करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन हो, आपका पॉजिटिव हो फाइनली। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस बात के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।